तो शेरों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 84 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोना लर्न द नोटेशंस यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इन्हीं नोटेशंस के बेसिस पे, इसी के बलबूते आप लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और जो सिंगल न्यूमेरिकल आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे, या जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है जिसमें हमको नस्ट इक्वेशन आज सीखना है और उसको इस्तेमाल करना है, उसको हम लोग देखने वाले। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में वो भी बता देता हूं मैं, इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी को, कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में गिब्स एनर्जी का क्या रोल है। गिब्स एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा था एंड में, कि जो फ्री एनर्जी बच जाती है वर्क करने के बाद किसी भी सिस्टम में, है ना, वो बेसिकली एक गिब्स एनर्जी के आसपास रिसेंबल करती है। वैसा कंसेप्ट आप लोग रिलेटिवली लगा सकते हो कि यानी कि कोई भी सिस्टम है, अगर वो वर्क कर रही है, हीट रिलीज कर रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, लेकिन अभी भी वो सिस्टम कितना और काम कर सकता है, इसका प्रमाण हमको गिब्स एनर्जी से मिलता है ना। इससे आसान भाषा में तो, ठीक है, इससे आसान भाषा में तो कुछ हो ही नहीं सकता कि गिब्स एनर्जी को हम बता सके। तो गिब्स एनर्जी का प्रमाण गैल्वेनिक सेल में, how it resembles that way, how analogous it is in galvanic cell, so उसका हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फिलहाल मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, नस्ट इक्वेशन और गिब्स इक्वेशन को, और नस्ट इक्वेशन में आज के लेक्चर में लूंगा, जो कि लेक्चर नंबर 84। ठीक है, तो आई होप नोट्स बना रहे हो आप, और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो कि मोल रेशियो के, या फिर हमने पढ़े थे वेट के बारे में, है ना, मास, कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जहां पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास कितना डिलीवर हुआ है या कितना जमा हुआ है, उसको, उसके कैलकुलेशंस के लिए कई सारे न्यूमेरिकल्स थे, अनसॉल्व्ड में भी बहुत सारे, सॉल्व्ड में भी बहुत सारे। तो मैंने वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, और अगर नहीं किए होगे तो प्लीज इसके पहले उसको प्रैक्टिस कर लो और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले सेल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स पे आना है। तो नोटेशंस में सबसे पहले बता दूं, नोटेशंस में क्या होता है। ये नोटेशन से सबसे पहली बात तो गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है, जाहिर है गैल्वेनिक सेल के लिए होंगे। ओके, गैल्वेनिक सेल के लिए नोटेशंस है, और इसमें कैथोड और एनोड, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, हाफ सेल पे डिपेंड होता है। ठीक है, हाफ सेल अलग, वो हाफ सेल अलग, और उन दोनों को कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज की मदद से। ठीक है ना, तो हाफ सेल का जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन हमको लिखना है एक लाइन में, तो उसके लिए नोटेशंस हमको पढ़ने हैं, जो कि दिए गए हैं IUPAC से, और कोई दे नहीं सकता, या और कोई, है ना, ISI जैसा कोई ऐसा मान्यता नहीं है। सो IUPAC इज द ओनली chemical department where all of these notations, all of these things are created and then it is followed by overall the globe। ठीक है, तो IUPAC के नोटेशंस हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात तो मेरा एनोड रहेगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जो कि ऑक्सीडेशन करता है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनोड रहेगा नेगेटिवली चार्ज एक्सट्रीम लेफ्ट पे। कहां पे रहेगा? एक्सट्रीम लेफ्ट पे, है ना, सेल नोटेशन लिखते वक्त। और कैथोड रहेगा एक्सट्रीम राइट में। अभी मेरे को जितने पॉइंट्स पता है मैं बता देता हूं, कुछ छूट जाता है तो हम लोग किताब की मदद से उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, एनोड जो रहता है वो लेफ्ट साइड पे रहता है, कैथोड एक्सट्रीम राइट साइड पे। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरी बात, जो मेटल में यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो मेटल में यूज कर रहा हूं, या जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं, जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं, जैसे Cl मिलकर के Cl2 गैस रिलीज हो रहा था और अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो Cl2, तो जब गैसेस रिलीज हो रहे हैं या जो मेटल्स है, वो मैं लिखूंगा आउटसाइड ऑफ द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइंस क्या है? वर्टिकल लाइंस रहेंगी जो कि सेपरेट करेंगी सेल्स को, कि ये हाफ सेल अलग है भाई, ये हाफ सेल अलग है। ठीक है, और चौथी बात, सबसे अंदर इंटीरियर पोर्शन पे मैं आयंस लिखता हूं, हमेशा मैं आयंस को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, पांचवी बात, कैथोड में कभी भी मैं सबसे पहले आयंस लिखता हूं, फिर उसके बाद में उसके मेटल को लिखता हूं। उसी तरह एनोड में उसका ऑपोजिट है, मैं सबसे पहले मेटल लिखता हूं, फिर उसके बाद में आयंस लिखता हूं। लुक गाइस, आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखो अगर एग्जांपल दूंगा ना तो ये सब फट से समझ में आ जाएगा। अब ये थ्योरी है,
और शॉर्ट नोट तो पूछता नहीं है, कभी एक आध बार पूछ लिया तो आपको अगर एग्जांपल्स पता है तो आप लोग उस तरह से रूल्स भी बना करके लिख सकते हो. जस्ट रिमेंबर अ थिंग दैट द लैंग्वेज शुड नॉट बी दैट डिफरेंट, ओके, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विच इज गिवन. सो आई सजेस्ट यू टू रीड इट वंस ऑल द रूल्स. ठीक है, मैंने पढ़ाने के बाद भी आपको रीड करना है, ये बोल रहा हूं मैं. पढ़ा रहा हूं तो इस पर डिपेंड मत रहो, एक बार रीड भी कर लो एक दफा. ठीक है, तो एनोड कैथोड ये हो गया. चलो एक एग्जांपल देता हूं, समझो एक हाफ सेल है मेरा जहां पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दो दो हाफ सेल बनाए मेरे, इनको बना करके मेरा एक पूरा गैल्वेनिक सेल बन रहा है. ठीक है, कौन से सेल है मेरे? हाफ सेल एक मैग्नीशियम का है, एक हाफ सेल एल्यूमिनियम का है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब हमको पता है कि जब मैं कोई भी हाफ सेल बनाता हूं इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो भी Mg के ही होंगे और इसमें जो आयंस प्रेजेंट है वो भी Al के ही होंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला आयन सबसे अंदर लिखता हूं मैं और उसके पहले लिखता हूं उसके मेटल या गैसेस. ठीक है, तो सबसे पहले समझो इसमें ये एनोड है Mg और ये Al है कैथोड. तो एनोड में क्या लिखता हूं? एक्सट्रीम लेफ्ट में, और कैथोड लिखता हूं एक्सट्रीम राइट में. तो सबसे पहले एनोड लिखूंगा. एनोड में क्या करता हूं मैं? मेटल पहले लिखता हूं, आयंस बाद में. तो मेटल पहले लिखूंगा Mg, आई विल गिव अ वर्टिकल लाइन और फिर आयंस लिखूंगा इसके, और इसके बाद दो वर्टिकल लाइन आएंगे. इसका मतलब है इट इज कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज. इसका मतलब क्या है? इट इज कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. और डबल लाइंस की जगह पे सिंगल लाइन होगा तो समझ लेना कि डायरेक्ट कांटेक्ट है दोनों के बीच. क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट है. तो डबल लाइन का मतलब क्या है? ये दोनों कनेक्टेड है, हाफ सेल्स ये दोनों कनेक्टेड है एक सॉल्ट ब्रिज की मदद से. ओके, सो डबल लाइन रिसेंबल्स दैट. अब कैथोड में जैसे कि मैंने बोला आयंस पहले लिखूंगा मैं और मेटल बाद में. तो आयंस यहां पे Al3+ है और इसका मेटल जो इस्तेमाल किया गया है एज एन इलेक्ट्रोड दैट इज एल्यूमिनियम मेटल. सो अगेन अ वर्टिकल लाइन एंड आई विल राइट इट एज Al. समझ में आ रहा है? तो इसकी मदद से ये जो रूल है ये रूल सेटिस्फाई होगा कि आयंस हमेशा इंटीरियर में रहेंगे. ये रूल सेटिस्फाई हो गया. ये भी रूल सेटिस्फाई होगा कि मेटल्स हमेशा बाहर रहेंगे. ये भी रूल सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, तो सारे के सारे रूल सेटिस्फाई होते हैं. आप लोग एक बार चेक कर लो कि एनोड लेफ्ट साइड में आ जाएगा, कैथोड राइट साइड में, आयंस इंटीरियर पोजीशन पे रहेंगे, मेटल्स बाहर की पोजीशन पे रहेंगे. डबल वर्टिकल लाइंस और सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेशन होगा. सिंगल वर्टिकल लाइन शो द सेपरेशन बिटवीन मेटल्स एंड आयंस. द डबल वर्टिकल लाइन doesn't show separation, it shows a connection rather between the two cells with the help of a salt bridge. Okay, जो नोटेशंस है किसी भी सेल रिएक्शन को लिखने के लिए ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से. ठीक है, अब जो है कुछ और जो छूट गया वो बता देता हूं. मेटल्स में सॉलिड स्टेट है या गैसियस स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, किसी भी स्टेट में है तो उसके बगल में मेंशन करना जरूरी है. और साथ में कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलार 2 मोलार, वो भी आप बगल में मेंशन कर सकते हैं सेल रिएक्शन के अंदर ही. ठीक है, जहां आयंस के बगल में 1 मोलार यहां पे. ठीक है, इस तरह से. और यहां पे स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो इस तरह से पूरा सेल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब साथ में सेल बैलेंसिंग भी आपको जरूरी है सीखना, क्योंकि देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सेल नोटेशन लिखते टाइम या सेल रिएक्शन को लिखते टाइम आने नहीं चाहिए. इसको सेल रिएक्शन कहते हैं हम लोग. ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेल रिएक्शन कहते हैं. सेल रिएक्शन लिखते वक्त इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आने चाहिए. यानी कि समझो निकल और एल्यूमिनियम, ये मैंने दो ले लिए एलिमेंट्स जहां पे दो मेटल्स का आयनाइजेशन होने के बाद ये दो हाफ सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, और साथ में हो क्या रहा है, इसके इन दोनों में मतलब गैल्वेनिक सेल है दोनों. ठीक है, और इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. तो इसमें होगा क्या, निकल, ठीक है, निकल के पास निकल रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और एल्यूमिनियम है जो Al3+ है ये एक्सेप्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को और ये बनेगा Al. अब यहां पे हम देख सकते हैं, सीधी सीधी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग है, बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ओवरऑल, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जहां पे ये दोनों सेम हो जाएंगे. यानी कि 3 एटम्स ऑफ निकल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 6 electrons. Okay, and then 2 atoms of aluminium
आर देन fulfilled to form okay 2Al that is molten aluminium. ठीक है, तो निकल के 3 इलेक्ट्रॉन का जब ऑक्सीडेशन होगा, निकल 3 इलेक्ट्रॉन जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ निकल यानी कि 3 मोल्स ऑफ निकल, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 3 निकल मोल्स के ऑक्सीडेशन होने के बाद ही 3 निकल मोल्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद ही 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनेगा जो कि मोल्टन है. ठीक है, तो इस तरह से होगा एनोड कैथोड में रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स. तो आप लोग को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि सेल रिएक्शन जब लिखोगे आप तो बैलेंसिंग करना सबसे पहला काम है आपका, कि चाहे कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इट इज ऑफ एनी काइंड, व्हेन द सेल रिएक्शन इज गिवन यू नीड टू बैलेंस इट फर्स्ट. ठीक है, यू नीड टू बैलेंस इट फर्स्ट. सो these are the cell notations and the required, what we say, the required criteria to solve a cell reaction for an electrochemical process which is a galvanic cell. तो आज का लास्ट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस छोटे से लेक्चर का हम अंत कर देंगे. ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहली बात मैं बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्वॉल्व है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि क्या, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि मेजर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. कौन से कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, यानी कि एट रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन, वी कैन से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एट 1 मोलार. ठीक है, तो इस तरह के जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कोई पोटेंशियल मेजर करते हैं, सो विच इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल. आईयूपीएसी के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल ये लिया जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसी भी एक सेल का. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ले सकते हो. अगर ऑक्सीडेशन प्लस होगा 0.76 वोल्ट तो रिडक्शन होगा -0.76 वोल्ट. ये आपको बता चुका हूं मैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट ने एक जनरल इक्वेशन दिया जो कि कंपेयर करता है किसी भी रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. ठीक है, पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन के बीच सीधा सीधा संबंध किसने बनाया, नर्स्ट इक्वेशन ने. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल है ना, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल है जो मेरे को निकालना है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल से उससे तो कमी होगा. ठीक है, अब देखो इसमें रेफरेंस लेता हूं मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे हमेशा कमी होता है, तो कितना कम है वो डिफरेंस इसने दिया है करेक्शन फैक्टर विच इज RT अपॉन NF, और यहां पे है ln ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द अबव विच इज ln ऑफ C raised to C, D raised to D, and in the below it is A raised to A and B raised to B. ठीक है, अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने देखा होगा कि जब कोई मेरा रिएक्शन इस प्रकार का है, A प्लस B, this small a small b are the stoichiometric coefficients, है ना, 2 moles of A, 5 moles of B, so 2, 5 these are stoichiometric coefficients which are raised to के हिसाब से यहां पे आते हैं. ठीक है, और इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है C और D, D. ठीक है, तो ये C, D, A, B, C, D ये सारे stoichiometric coefficients हैं. ठीक है, अब ये नर्स्ट इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड रेफरेंस की मैं बात कर रहा था. रेफरेंस यानी कि क्या बेसिकली, अब देखो आप थर्मोमीटर कैसे बना होगा, थोड़ा इमेजिन करो. थर्मोमीटर में आपको पता है कि जब डिग्री सेल्सियस वाला कोई थर्मोमीटर होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला कोई थर्मोमीटर होता है, तो उसमें जब मैं बर्फ को मेजर करता हूं उसका टेम्परेचर तो 0 मिलता है मेरे को. जब उबलते हुए पानी का मेजर करता हूं तो मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है. तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको किसने बताया, किताब में लिखा था. ठीक है, लेकिन बात ऐसी है मेरे शेरों, बात यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ये कोई टेम्परेचर रेंज आया नहीं है, ये मैंने रेफरेंस पकड़ा है, उस हिसाब से थर्मोमीटर को मैंने डिजाइन करा है. समझ रहे हो, उस हिसाब से मैंने थर्मोमीटर को डिजाइन करा है. तो अगर मेरे को बताओ कि बर्फ से ठंडी कोई चीज होगी, क्या बर्फ से कोई ठंडी चीज होगी, तो मेरा 0 के नीचे जाने वाला है क्या डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा क्या, 0 के नीचे जाएगा क्या. इस जो डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर डिजाइन किया है, इसके लिए सबसे कम टेम्परेचर है बर्फ का टेम्परेचर. तो बर्फ से ठंडी कोई चीज नहीं होती क्या दुनिया में, होती है, तो उसके लिए केल्विन स्केल बनाया. केल्विन स्केल
केल्विन स्केल में 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है, जो कि एकदम लिक्विड नाइट्रोजन का है, ठीक है। और 0 केल्विन और इसका केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि केल्विन का 273 केल्विन, यानी कि सोच सकते हो कि बर्फ से 273 टाइम्स ठंडा कोई और चीज है। तो उस हिसाब के लिए, उस सिस्टम के लिए या उस एलिमेंट के लिए केल्विन स्केल का डिजाइन किया गया, जहां पे रेफरेंस टेम्परेचर सबसे ठंडे एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद रैंकाइन स्केल भी डिजाइन किया गया। देखो इन सबका इससे संबंध नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूं कि रेफरेंस क्या पकड़ते हैं। आप लोग बोलते हो पानी का टेम्परेचर 100 है, बर्फ का 0 है, ये सारे रेफरेंसेस है मेरे बच्चों। ये क्या है? रेफरेंस है। 0 पकड़ा गया है, 100 को पकड़ा गया है, और फिर उसके बाद उसके कंपैरिजन में बाकी टेम्परेचर मेजर किए। पानी का उबलने का टेम्परेचर 100 है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं 100 यानी कि ज्यादा टेम्परेचर, यार हाथ वत जल सकता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 35-36, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 100 से कितना कम है या 0 से कितना ज्यादा है, ठीक है। आज ठंडी 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बर्फ से कितना ज्यादा गर्म है या बर्फ के कितने करीब है, ठीक है। सो दोज आर रेफरेंसेस। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 इट इज द रेफरेंस, इट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जाएगा अगर सेल, तो भाई 100% एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्चुअली सेल कितना काम कर रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है ये एक्चुअल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब इसमें चीजें कैसी है, RTNF, F इज फैराडेज, F क्या है, फैराडेज, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आपको पता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 96500 कूलम चार्ज लेकर के आगे जाने वाले। सो दिस N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, ठीक है, एंड Ln which you know it is the natural logarithm, so it can be converted into basic logarithm, है ना। अगर ln को कन्वर्ट करना है उसमें, तो ln is equal to 2.303 log to the base 10, है ना। टू द बेस 10 वाले log को कन्वर्ट करना है तो ln है, तो आप लोग इसको ये कन्वर्ट कर सकते हो। ये log to the base 10 है और ये ln होता है log to the base e, ओके, log of 10 to the base e, और ये होता है log of 10 to the base 10. So the bases are different just. अब बेस क्या है, log 10 to the base e, यानी कि log 10 upon log e, ठीक है। अब ये सारी बातें 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होंगी, these are mathematical things, okay. So I'm just saying that ln को आपको अगर कन्वर्ट करना है log में, तो आप लोग लिख सकते हो log, you have to just multiply with a multiplying factor of 2.303, ठीक है। अब यहां पे r मेरे को पता है 8.314, ठीक है, जूल्स पर मोल केल्विन, ये इसका यूनिट है। F मेरे को पता है 96500 रहता है। N मेरे को पता नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हर चीज में डिफर करेंगे, है ना। यहां पे देखो एल्यूमिनियम क्यों कितना लग रहा है, निकल के मोल्स जब 3 टाइम्स चाहिए हमको, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जब निकल के बनेंगे तब जाके 2 मोल्स ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम फॉर्म होगा मेरा। तो इस तरह से जब मैं स्टाइशियोमेट्रिक बैलेंस करता हूं तब जाके मेरे को N की वैल्यू मिलती है। तो N की वैल्यू चेंज होगी। टेम्परेचर हमेशा जो भी गैस का टेम्परेचर है वहां पे, या उस हाफ सेल्स के जो भी टेम्परेचर वो आप ले सकते हो, ठीक है। सो RTF ये 3 चीजें हमको पता है, तो इन तीनों को जब मैं कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे को मिलता है 0.0592, ठीक है, 592 वोल्ट्स। तो मैं 0.0592 यहां पे लिख सकता हूं। नीचे N आ जाएगा Ln, ये जो मेरे ऊपर प्रोडक्ट्स है नीचे रिएक्टेंट्स है, ये रहेंगे एज इट इज। तो ये बन जाता है मेरा नर्स्ट इक्वेशन। क्या बन जाता है ये नर्स्ट इक्वेशन। तो थोड़ी सी भीड़ कम कर देता हूं मैं कि आपको समझ में आए। नर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, और इसको लर्न कर लिया तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या बताया मैंने, E सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का। वो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी होगा सेल से, उससे वो कमी होगा, तो उसमें से ये करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है, विच इज RT अपॉन NF ln ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली, ओके। नाउ
these things are known, so I can write it as E cell minus 0.0592 divided by n into 2.303 log of c raised to c, d raised to d, a raised to a, b raised to b. Okay, 30.303 0.592, I'll multiply it. So मेरे को एंड में कोई एक फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे नीचे n मिलेगा और log इसका ये सेम रहने वाला है. ठीक है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपको नीचे, जहां पे r की वैल्यू है, n की वैल्यू है. ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है. आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स को उनकी जगह पे, रिएक्टेंट्स को उनकी जगह पे डालना है. ठीक है, और फिर आपको कैलकुलेट करके इसमें से आपको ये वैल्यू जो दी गई है माइनस करनी है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ये सारे वैल्यूज है आपके पास, इनके कॉन्सेंट्रेशंस है. ठीक है, ये सी जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों इनके. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसके जगह पे क्या लिखे, ये कॉन्सेंट्रेशन है. और ये जो ऊपर है इस ट्राइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो 1 2 3 इतने ही होते हैं. ठीक है, बेसिकली तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दिए जाएंगे, स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको दिए जाएंगे. सो यू हैव टू राइट इट एंड जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. इट इज सब्स्टिट्यूशन बेसिक. लॉग आपको पता है, लॉग टेबल से कैसे लॉग कैलकुलेट करते हैं, उस तरह से आप लोग प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. जितना भी अनसॉल्व्ड एग्जांपल में अगर कोई ट्रिकी सम होगा तो अगले लेक्चर में उसको लेने की कोशिश करूंगा मैं. अगर मुझे नजर आता है कि जस्ट नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स आपको इंक्लूडेड हैं, सो विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट ओनली. And next lecture, as I said, I'll teach Gibbs equation. So Nernst equation is today ended, which gives a relation between concentration and the electrode potential of a galvanic cell. Okay? So this was the end of today's lecture. अगले लेक्चर में मिलेंगे गिब्स एनर्जी को लेके. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू. और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीज करना बिल्कुल मत भूलना. मिलता हूँ अगले लेक्चर में.